जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। उससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने पायरामिडल इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। देखो टॉर्सनल स्ट्रेन, देखो एक तो होता है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन और एक होता है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन। मैं कुछ आपको समझा देता हूँ, पहले अपन समझेंगे, बाद में अपन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एंगल स्ट्रेन, और ये एंगल स्ट्रेन की क्या कहानी थी। ये बोलता था कि आपका जो एंगल होता है ना, वो जनरली जो बॉन्ड एंगल होता है आपके मॉलिक्यूल से, या तो उससे ज़्यादा हो जाएगा और या उससे कम हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति कहीं पे बन रही है तो उसको हम एंगल स्ट्रेन का नाम बोल देते हैं। अच्छा, फिर टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। देखो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है ना, तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, आपके पास में जो बॉन्ड पेयर होते हैं आपके, तो उन बॉन्ड पेयर्स के अंदर भाई दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है। क्या होता है आपके पास में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, उसका फॉर्मेशन होता है कि भैया एक तू दे और एक तू दे। जब दोनों मिलते हैं तो बनता है आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन, और इससे बनता है आपके पास में बॉन्ड। तो जब दो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो आपस में किसी दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स से रिपल्सन करने लग जाए, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास में जो स्ट्रेन पैदा होगा उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन का नाम देंगे। अब आपके पास में क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की दो स्ट्रक्चर्स होती है, दो फॉर्म्स होती है। पहली होती है आपके पास में स्टेगर्ड फॉर्म और दूसरी होती है आपके पास में एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, पहली होती है स्टेगर्ड और दूसरी होती है एक्लिप्स्ड। अब मैं आपको एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ भाई, ये देख लो, ये है आपके पास में एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैं आपको बना के दे रहा हूँ उसका न्यूमन फॉर्मेशन। ठीक है, और ये कोई भी आपके पास में मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल है भाई, एक ये रहा। ठीक है, ये जो फॉर्म है ना, ये वाली, इसको स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं, और ये वाली जो फॉर्म है ना, इसको एक्लिप्स्ड बोलते हैं। अब मैं आपसे दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, आप स्टूडेंट से, कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखकर ज़रा बताओ कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्सन कौन सी फॉर्म में हो रहा होगा। इस एक्लिप्स्ड में हो रहा होगा या इसी स्टेगर्ड फॉर्म में हो रहा होगा। तो नॉर्मल सी बात है भैया, जहाँ पर बॉन्ड पेयर पास पास होंगे ना, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसके भी दो इलेक्ट्रॉन हैं और इस वाले बॉन्ड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन से दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, जिससे ये वाली जो ज्योमेट्री बनी है आपके पास में, ये कैसी बन रही होगी आपके पास में, ये अनस्टेबल बन रही होगी। ये कैसी बन रही होगी, अनस्टेबल बन रही होगी। जबकि ये वाली जो है, ये भैया आपके पास में स्टेबल फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल स्ट्रेन, यानी कहने का मतलब इनके बीच में जो रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और रियल में भाई ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं है, ये बॉन्ड पेयर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। तो वो यहाँ पर कम है, जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भैया एक्लिप्स फॉर्म जो है वो हमारी क्या है, लेस स्टेबल है, जबकि जो स्टेगर्ड फॉर्म है वो हमारी मोर स्टेबल हो जाती है। अच्छा, इसी फॉर्म को बेटा अपन टॉर्सनल स्ट्रेन का नाम देते हैं। वो हम देखेंगे आगे कौन कौन सी ज्योमेट्री में कौन कौन सा होता है, सब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। देखो टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, इट इंक्रीजेज पोटेंशियल। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक और चीज़ समझो आप। देखो भाई, एक आप हो, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है जो उसकी स्टेगर्ड फॉर्म है, और ये कोई मॉलिक्यूल है मेरे भाई जो है उसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब एक्लिप्स फॉर्म को मैंने तो बोल दिया अनस्टेबल होती है, ठीक है, और ये वाली जो फॉर्म होती है ये स्टेबल होती है। अब आपका जो जीवन है भाई वो स्टेबल है। जैसे आप एक मस्त जीवन जी रहे हो, बहुत अच्छा जीवन है आपका, आप शाही बाग में, शाही महल में रह रहे हो, अच्छा खाना पीना है आपका, और वहीं आपको बोल दिया जाए कि भैया आप तेरे को कुत्ते के साथ में रहना है, तो आपका मुंह, आपकी स्टेबिलिटी गई तेल लेने। ठीक है, आपका जो वहाँ पे थोबड़ा होगा ना बेटा, वो एक छोटा सा थोबड़ा हो जाएगा, आपका मुंह छोटा सा हो जाएगा, जब आपको बोला जाएगा कि आपको शाही जिंदगी से निकाल कर एक कुत्ते वाली फुटपाथ जिंदगी के ऊपर भेजा जा रहा है। तो भैया ऐसा ही मॉलिक्यूल के साथ में होता है। जब आप किसी मॉलिक्यूल को स्टेगर्ड फॉर्म से आप उसको बोलो कि भैया ये तेरी स्टेबल फॉर्म है, अब तू इस स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में जा, तो भैया ये मॉलिक्यूल जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? भाई कोई नहीं जाना चाहता, मॉलिक्यूल है ये तो। आप जब इंसान होकर नहीं जाना चाह रहे तो ये मॉलिक्यूल होकर कैसे चला जाएगा? ठीक है, ये भी नहीं जाने से मना कर देगा। तो भैया हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी क्या कर रही है, उसको इनस्टेबिलिटी के लिए, उसकी इनस्टेबिलिटी के लिए हमको एक आवश्यक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी भैया, जिसकी वजह से वो उसकी स्टेबल फॉर्म से कूदेगा और जाकर अनस्टेबल फॉर्म के अंदर
जंप मारेगा भैया, इसको पोटेंशियल एनर्जी यानी टॉर्सनल स्ट्रेन की पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है। और वो जो आपके पास में जो स्ट्रेन आया है उस मोलिक्यूल में जो पैदा हुआ है वो मोलिक्यूल आपका टॉर्सनल मोलिक्यूल हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूंगा थ्योरी के अंदर। चलो मैं बताता हूँ। देखो, टॉर्सनल स्ट्रेन यानी इट इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल, सबसे पहली बात थी, ठीक है। यानी क्या करता है, मोलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी आपको उसका आपकी अनस्टेबल फॉर्म के अंदर भेजने के लिए। तो वो क्या कर रहा है भैया, आपके इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल। आल्सो कॉल्ड, इसको अदर नाम से भी पिटजर स्ट्रेन, एक्लिप्स स्ट्रेन या फिर बॉन्ड अपोजिंग स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, द फोर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन कोजिंग। फोर्स ऑफ डेविएशन का मतलब होता है भाई विचलन। फोर्स का मतलब होता है बल लगाना। यानी आप क्या कर रहे हो, किसी भी मॉलिक्यूल को फोर्स कर रहे हो उसकी स्टेबल फॉर्म से। कौन सी फॉर्म से, मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन से उसको उसकी इनस्टेबिलिटी, ठीक है। मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन कोजिंग रिलेटिव इनस्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द बॉन्ड टॉर्सन। इस जो आप जो क्या कर रहे हो मॉलिक्यूल को उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म से उसकी इनस्टेबल वाली यानी अनस्टेबल फॉर्म के अंदर जो आप भेज रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो, दैट्स कॉल्ड द बॉन्ड टॉर्सन। एंड द एनर्जी, और जो आप एनर्जी दे रहे हो उस एनर्जी को भैया हम बोलते हैं टॉर्सनल, इज कॉल्ड द टॉर्सनल एनर्जी। उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। कहने का मतलब वो जो मॉलिक्यूल है जिसको आप फोर्स कर रहे हो, जो फोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया उसको, अच्छा फोर्स कैसे करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यानी आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भैया ये तेरी स्टेगर्ड फॉर्म है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि इन बॉन्डों को घुमाएं और हम इसको एक्लिप्स में ले जाएं। तो भैया आप क्या कर रहे हो, इन बॉन्डों को रोटेशन करने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी टॉर्सनल एनर्जी है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये जो बॉन्ड टॉर्सन कहलाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड टॉर्सन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट्स कॉल्ड द टॉर्सनल एनर्जी। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन इज द रिपल्सन दैट अराइजेज। ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, इज एक रिपल्सन होता है दैट अराइजेज बिटवीन द एटम्स और ग्रुप। जो कि कहाँ अराइज हो रहा है, एक एटम्स, दो एटम्स होंगे या फिर कोई भी दो ग्रुप्स होंगे या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होंगे। व्हेन ए मॉलिक्यूल रोटेट अराउंड ए सिग्मा बॉन्ड। पहली बात तो सुन लेना मेरी बात कान खोल के, कोई भी सिग्मा बॉन्ड होता है ना, कोई भी सिग्मा बॉन्ड उसके अंदर रोटेशन ईजिली हो जाता है। जैसे सपोज करो इसका एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इसका भी एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों एक दूसरे की सिद्ध में है, आप चेक कर लो, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे की सिद्ध में है, यानी अभी इन इसके इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। अच्छा, अच्छा, अब बताना। देखा, अरे भाई घूम जा यार, ये घूम गया, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड अभी भी ऊपर है लेकिन ये वाला बॉन्ड मैंने साइड में कर दिया है। इसका मतलब अब रिपल्सन कम हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि भैया इसके लिए कौन सा बॉन्ड अलाउड होना चाहिए, भैया सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। याद रखना, टॉर्सनल स्ट्रेन केवल एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर ही लगता है, स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर कोई टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं लगता है, ठीक है। टॉर्सनल एनर्जी होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 5.87 और ब्रैकेट लगा के 1 माइनस कोस 3 ओमेगा। ये कोस 3 ओमेगा क्या होता है, कैसे निकालते हैं भी सब समझा दूंगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेविएशन इन द डाइहेड्रल एंगल। यानी जो आपके विचलन हुआ है ना, जो डाइहेड्रल एंगल था उसके अंदर जो विचलन आया है फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। जैसे आपका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन भैया 180 डिग्री के ऊपर था, अब आपने उसको घुमाया वो 120 डिग्री पर चला गया, तो कितने एंगल का डेविएशन आया है, दैट्स कॉल्ड द ओमेगा। उसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है थीटा एस माइनस थीटा सी। व्हाट इज थीटा एस माइनस थीटा सी, थीटा एस का मतलब होता है भैया स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। और थीटा सी होता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा। कैलकुलेट वैल्यू नहीं, ये जो आप निकालोगे, ठीक है, ये आपकी जैसे बच्चे निकालेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू यानी जो साइंटिस्ट देके मर गए हैं, ठीक है, वो थीटा एस होती है। जैसे आपके पास में ये दो फॉर्म है, ठीक है। इस दो फॉर्म के अंदर देखो ये इसकी स्टेगर्ड फॉर्म है जिसका आपके पास में थीटा स्टैंडर्ड वैल्यू आपको 180 डिग्री दिख रही होगी, और ये इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है जिसकी थीटा सी वैल्यू यानी जो आपने कैलकुलेट करी है वो 120 डिग्री है। अब दिख रहा होगा 120 डिग्री का एंगल है ना, 120 डिग्री इसकी थीटा सी वैल्यू। अब आप इसके अंदर रखोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू थीटा एस माइनस थीटा सी। ये आप सोल्यूशन कर लेना। उसके बाद में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी इतने बॉन्ड एंगल का डेविएशन था, इतना विचलन किया है भैया। और फिर एनर्जी इजिकल टू, मैंने अभी पीछे जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के अंदर आप देखना यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, तो ओमेगा की जगह आपको क्या रखना है, कोस इजिकल टू ओमेगा की जगह आपने 60 रख दिया। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू रख देना, -1 होती है, कर लेना, ये तुम कर सकते हो। तो आपके पास में मैं बताऊंगा जो मेन चीज़ है कि भैया एनर्जी आई है 11.74, यानी आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी उसको उसकी स्टेगर्ड फॉर्म से एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर घुमाने के लिए, इतनी एनर्जी देनी पड़ी।
याद रख लेना, ये है इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। लिखो तो लिखो, नहीं तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन सर्वाइव एज एनर्जी बैरियर इन बिटवीन टू कन्फर्मेशन। देखो कोई भी दो एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है ना, ये वाली जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ये दो स्टेगर्ड फॉर्म के बाद में क्या होती है, बीच में लाई करती है। कहने का मतलब स्टेगर्ड फॉर्म से आप जस्ट आगे चलोगे तो फिर बॉन्ड घुमाओगे तो एक्लिप्स आ जाएगी, फिर एक्लिप्स का आप बॉन्ड घुमाओगे तो फिर स्टेगर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे लाई कर रही है, बिटवीन द टू स्टेगर्ड फॉर्म्स। ठीक है, torsional strain is consider repulsive force between the bond pair repulsion electrons of the bonding orbital, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, this repulsion will be maximum in the eclipsed conformation and minimum in staggered conformation। ठीक है, staggered conformation के अंदर क्या होता है भैया, मिनिमम होता है, और जबकि eclipsed conformation के अंदर क्या होता है भैया, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर का। तो स्टेगर्ड का वो जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आपका एक्लिप्स फॉर्म के अंदर लाई कर रहा है। इन इथेन मोलिक्यूल एनर्जी बैरियर, देखो भैया क्या होता है, स्टेगर्ड फॉर्म से एक्लिप्स में जाना और एक्लिप्स में वापस कूद कर स्टेगर्ड के अंदर ना, इसी स्टेगर्ड से एक्लिप्स के अंदर जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर आपको रिक्वायरमेंट होता है, कितनी एनर्जी को क्रॉस अप करना पड़ा है, वो एनर्जी है 12 से 12.5 किलो जूल पर मोल। यानी आपके मोलिक्यूल, इथेन मोलिक्यूल जो स्टेगर्ड के अंदर प्रेजेंट है, उसको इतनी एनर्जी दो, वो एक्लिप्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो कि उसकी अनस्टेबल फॉर्म होती है। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन की भी दो कन्फर्मेशन होते हैं, एक चेयर फॉर्म होती है, एक बोट फॉर्म होती है। बोट फॉर्म जो होती है उसकी एक्लिप्स फॉर्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हो यार, बीएससी के अंदर भी पढ़ा था कि बोट फॉर्म के अंदर क्या होता है, दो फ्लैगपोल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में रिपल्सन, इनके बीच में गुलू गुलू होने लग जाता है। इसकी वजह से ये वाली फॉर्म, इसकी एक्लिप्स फॉर्म जो कि इसकी अनस्टेबल फॉर्म होती है। इसके लिए जो एनर्जी बैरियर होता है बेटा, वो 7.2 किलो कैलोरी पर मोल होता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्बन एटम। अच्छा, अब मेन बात आ गई है, देखो आपने क्या करा, कार्बन एटम को आपने रिप्लेस कर दिया हेटेरो एटम से। ये आपका कार्बन एटम था, कोई भी CH3 CH2 CH3, सर ये मेरा पूरा कार्बन एटम है। अच्छा, इससे CH3 CH2 CH3 के अंदर अगर आप चेक करो कि इसकी जो एनर्जी है स्टेगर्ड से एक्लिप्स के अंदर जाने की, वो है 17.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने पर इसकी एनर्जी देखो इसकी तुलना में कम हो गई, क्योंकि अब आपका खेला, पहले आपका खेला किसके चल रहा था, इस वाले केस में सुनना मेरी बात को, इस वाले केस के अंदर आप जो डील कर रहे थे वो कर रहे थे भैया बॉन्ड पेयर से। लेकिन इस वाले केस में अब नाइट्रोजन के ऊपर एक अजीब आइटम चपक गया है। वो अजीब आइटम क्या है भैया, लोन पेयर, दैट इज ए नॉन बॉन्डिंग पेयर। अब आपका जो डील करना है, वो जो इंटरेक्शन है, वो पहले था बॉन्ड पेयर के बीच में, जो कि किससे रिलेटेड था, टॉर्सनल स्ट्रेन से रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन अब जो आप डील कर रहे हो वो बेटा आप नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में डील कर रहे हो। इसकी वजह से इसका जो बेटा जो जो गैप आया है स्टेगर से एक्लिप्स के अंदर जाने का, वो क्या आया है, कम आया है। क्यों आया है, क्योंकि आप नॉन बॉन्डिंग से डील कर रहे हो। ठीक है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग रिपल्सन का टाइप है ये। बट इफ वी टेक बोथ हेटेरोएटम, भैया अभी तक आपने कार्बन कार्बन लिया था, फिर कार्बन नाइट्रोजन एक ही लिया है, अब आप दोनों ही हेटेरोएटम ले लो, तब क्या होगा, तो भैया जब, बट इफ वी टेक बोथ हेटेरोएटम देन ड्यू टू द गोच इफेक्ट, ये भैया नया आइटम आ चुका है, यहाँ से एक नया इफेक्ट जनरेट हो चुका है जिसका नाम है गोच इफेक्ट। ये गोच इफेक्ट क्या होता है, तो भाई देखो क्या होता है, जब भी कोई दो फॉर्म्स, जैसे आपके पास में क्या होता है, कोई दो बड़े बड़े ग्रुप या फिर दो लोन पेयर जब भी क्या होते हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के ऊपर लाई करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास में जो इफेक्ट जनरेट होता है, उस इफेक्ट को हम गोच इफेक्ट का नाम देते हैं। तो जब आप दो हेटेरोएटम लगा दोगे तो ये गोच इफेक्ट पैदा हो जाएगा, और ये गोच इफेक्ट अब भाई रोटेशन ही नहीं करने देगा मॉलिक्यूल को। और अगर आप चाहोगे कि भैया ये रोटेशन करे, आप जबरदस्ती उसके साथ में फोर्सली उसको रोटेशन करवाओगे, तो आपको भैया हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक है, तो मैं देखो भाई CH3 था, नॉर्मल एथेन मॉलिक्यूल था, जिसके अंदर आपको 12.2 किलो जूल का पर मोल का क्या देना पड़ रहा था, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी। लेकिन अब आपने ले लिया 9H2 बोथ आर हेटेरो एटम, तो आपके पास में एनर्जी बैरियर देखो 49.7 किलो जूल पर मोल। ये दोनों लोन पेयर आपस में रिपल्सन एंड 60 डिग्री के बॉन्ड के ऊपर लाई कर रहे हैं, या इसी को बोलते हैं गोच इफेक्ट। ठीक है, किसी को क्या बोलते हैं, गोच इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर CH3 होता है तो भी गोच इफेक्ट होता है, वो भी क्या होता है भैया, दो बल्कि ग्रुप्स के बीच के अंदर लगने वाला इंटरेक्शन होता है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टॉर्सनल स्ट्रेंथ, अच्छा इसका रिजल्ट देखो भैया टॉर्सनल स्ट्रेंथ का, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टॉर्सनल स्ट्रेंथ कैन बी एविडेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसका एविडेंस दिया गया भैया टॉर्सनल स्ट्रेंथ से कि वो कैसे लाई कर रहा है। उसका एग्जाम्पल आपके पास में डाई एजीवीडी,
नॉन्स, जिसका ये देखो स्ट्रक्चर ये रहा, ये दो स्ट्रक्चर है, ये दो फॉर्म के अंदर लाई कर रहा है। पहली फॉर्म इसकी स्टेगर्ड फॉर्म यानी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और दूसरी इसकी क्या है आपके पास में लेस स्टेबल फॉर्म है। दूसरी फॉर्म लेस स्टेबल यानी जो ये वाली फॉर्म है, जो पहली फॉर्म है, ये लेस स्टेबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर दोनों लोन पेयर एक ही डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में गुलू गुलू हो रहा है। लेस स्टेबल ड्यू टू द लोन पेयर इंटरेक्शन, जबकि ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसका लोन पेयर ऊपर, इसका लोन पेयर नीचे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता गुलू गुलू होने का। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। लोन पेयर की इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ये था हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन का टॉपिक। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।